राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, व्यक्तिगत जो यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ आपको। अब आपके एक दो चैप्टर और बचे हैं, एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि और समायोजन। तो समायोजन को आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये चैप्टर आपके बचे हुए हैं और पूरी साइकोलॉजी लगभग जो है हो चुकी है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर समायोजन। इससे पहले हमने पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को कंप्लीट किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं समायोजन, जिसे एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपने जो है ये शब्द सुना होगा कि आप किसी चीज़ को एडजस्ट करते होंगे, तो वही एडजस्टमेंट है ये, जिसे हम समायोजन कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इनके आने पर किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को इनके अनुकूल बनाकर रखता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम समायोजन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने जिस प्रकार की भी परिस्थितियाँ हों, चाहे अनुकूल हों या फिर कठिनतम परिस्थितियाँ हों, तो आप उनके अनुकूल उनके जो है साथ आप ढल जाते हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। इनके आने पर किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को इसके अनुकूल बनाए रखता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट या समायोजन के नाम से जानते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं स्किनर की, तो स्किनर ने क्या कहा है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। मतलब समायोजन के द्वारा भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, इस वजह से इसको भी एक अधिगम की प्रक्रिया बताया। तो स्किनर के अनुसार समायोजन क्या है, एक अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड की बात करें, तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड, इन तीनों ने बताया कि जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ सामंजस्य कर लेता है, तो यही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। मतलब जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ सामंजस्य कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम समायोजन कहते हैं। तो ये बताई बोरिंग, लेग फील्ड और वेल्ड ने समायोजन की परिभाषा। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के सामने कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, और उनके साथ व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो बोरिंग, लेग फील्ड और बेल्ट के द्वारा समायोजन की परिभाषा ये बताई गई। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दैनिक जीवन में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं जो हमें समायोजन के लिए जो है मजबूर करती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ निम्न हैं। जैसे कि हम बात करें तनाव, दबाव, द्वंद्व, दुश्चिंता और कुंठा या भगनासा, तो ये दैनिक जीवन में हमारे आती रहती है परिस्थितियाँ। तो इनके प्रति हम कैसे अपने आप को समायोजित करते हैं, तो इन परिस्थितियों की मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है, तनाव को टेंशन कहते हैं, दबाव को स्ट्रेस कहते हैं, द्वंद्व को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, दुश्चिंता को एंजाइटी कहते हैं, और यहाँ पर बात करूँ कुंठा या भगनासा को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमारे जीवन में क्या करती हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आती रहती हैं, जिनके प्रति हम अपने आप को समायोजित करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तनाव क्या होता है। तनाव का मतलब, जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता है, तो काम के होने का दिन या समय नज़दीक आने पर व्यक्ति को तनाव होने लगता है, और तनाव का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है। तनाव किसी भी व्यक्ति में क्रोध को जन्म देता है। मान लो आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा, आप टेंशन में आ जाओगे, और जो है तनाव की वजह से आप जो है टेंशन में आ जाओगे और आपको क्रोध आने लगेगा बार बार। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तनाव क्रोध को जन्म देता है। तो यहाँ पर जो है आप अपने आप को तनाव के प्रति कैसे मैनेज करोगे, यही समायोजन है। तो यहाँ पर जो है तनाव की बात हो गई। सेकंड में बात करता हूँ, दबाव क्या होता है। जब एक व्यक्ति अपने किसी कार्य के परिणामों को लेकर सोचता है तथा वह उनके कारण अपने मान सम्मान को ठेस पहुँचाने से भयभीत हो जाता है, तो ऐसी भी स्थिति में वह दबाव महसूस करता है तथा दबाव के लिए वह बाह्य वातावरण जिम्मेदार होता है। दबाव के समय एक व्यक्ति का किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। अब देखिए, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। मान लो आप लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की सोचकर तैयारी कर रहे हो और इसमें सफल नहीं हो पाते हो, और सफल होने की पहले ही सोच रहे हो कि मैं सफल नहीं हुआ तो ये होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस वजह से आप क्या है, आपके ऊपर एक बाहरी दबाव है, समाज का दबाव बना हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, दबाव जो है उसके लिए बाह्य वातावरण जिम्मेदार होता है। तो आप दबाव के प्रति अपने आप को कैसे समायोजित करेंगे, तो यही समायोजन है। अगली मैं बात करता हूँ द्वंद्व। द्वंद्व जो है, जब एक व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में उलझ जाता है,
या उसके सामने अलग अलग परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो वह निर्णय नहीं कर पाता कि क्या करें और क्या नहीं करें। इसे ही हम द्वंद्व की स्थिति कहते हैं। दैनिक जीवन में हर किसी व्यक्ति के साथ होता रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति मानसिक संघर्ष से जो है गुजरता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, द्वंद्व का मतलब होता है, मान लो एक ऐसी परिस्थिति आ गई, मान लो आप जो है लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और लैब असिस्टेंट की तैयारी के साथ साथ नई विज्ञप्ति और आ जाती है, मान लो कोई भी भर्ती की, तो आप दोनों भर्तियों की एक साथ तैयारी नहीं कर पाते हो। तो आप जो है आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं कि मैं मान लो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करूं या लैब असिस्टेंट की तैयारी करूं, तो आप एक द्वंद्व में फंस गए। तो दैनिक जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आती रहती है। तो द्वंद्व में फंसने के बाद आपका जो मानसिक संघर्ष है, तो दिमाग की जो हलचलें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो द्वंद्व की परिस्थिति में आपका मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे द्वंद्व का मतलब क्या होता है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दुश्चिंता। जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाता है जिसको करने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आते हों, तो यह दुश्चिंता होती है। तथा दुश्चिंता के समय व्यक्ति दूसरों के पास रहना एवं दूरियां कम करने का प्रयास जो है यहाँ पर करता है। मतलब जब एक व्यक्ति किसी ऐसी चिंता का शिकार हो जाए जिसको करने पर कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आए और जो है दुश्चिंता के समय व्यक्ति दूसरों के पास रहना या दूरियां कम करने का प्रयास करता है। मान लो आप ऐसी एक परिस्थिति में फंस गए कि आप जो है ना तो दूसरों के पास जा रहे हो और उनसे दूरियां बना रहे हो, मतलब एक तरह से आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो आप दुश्चिंता में चले जाते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो आप लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हो और आप सफल नहीं हो पाते हो, फिर देते हो, फिर सफल नहीं हो पाते हो, तो आप जो है एक समाज से दूरियां बनाने लग जाओगे और लोगों के पास जाने से आप कतराओगे। तो आप इसका मतलब ये हो गया कि आपके सकारात्मक परिणाम नहीं आने के कारण आप दुश्चिंता का शिकार हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर भग्नाशय कुंठा। अब यहाँ पर जब बता देता हूँ मैं भग्नाशय कुंठा क्या है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के होने की आशा होती है परंतु ऐन वक्त पर वह कार्य नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति भग्नाशा से दुखी हो जाता है एवं अपने भाग्य को दोष देने लगता है, यानी व्यक्ति कुंठित हो जाता है। मान लो जैसे कि आप कोई कार्य करने की सोच रहे हो कि मैं लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट हो जाऊं, लेकिन आप बाद में लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट नहीं होते हो, तो आप दुखी हो जाते हो और दुखी होने के बाद आप जो है अपने भाग्य को दोष देने लग जाते हो कि मेरा भाग्य ही ख़राब है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसको हम भग्नाशय कुंठा कहते हैं। जब व्यक्ति जो है कोई कार्य की होने की आशा रखता है और ऐन वक्त पर वो कार्य नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसे भग्नाशय कुंठा कहते हैं। तो दैनिक जीवन में यदि एक व्यक्ति जो है इन सब परिस्थितियों के समय समायोजन नहीं कर पाता है, तो वह कुसमायोजित, मनोरोगी, पागल या फिर असामाजिक हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दैनिक जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति हो तो उसका आपको समायोजन कर लेना है। यदि आप समायोजन नहीं करोगे तो आप जो है एक तरह से मनोरोगी हो जाओगे, आपके कोई बीमारी हो सकती है, आप पागल हो सकते हो या फिर असामाजिक हो सकते हो या कुसमायोजित हो सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसलिए व्यक्ति को समायोजन करना चाहिए। तो समायोजन व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि समायोजन अच्छा होता है। आपको वातावरण के साथ, बाह्य वातावरणों के साथ एडजस्टमेंट कर लेना है, जिससे कि आपकी कोई बीमारी नहीं हो, मनोरोग नहीं हो, कोई पागलपन आपके अंदर नहीं आए। तो मनोविज्ञान समायोजन के उपाय वर्णित किए गए हैं जिन्हें हम समायोजन तंत्र कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताई हैं कौन कौन सी परिस्थिति आपके दैनिक जीवन में आती रहती हैं। तनाव आता रहता है, कुंठा या फिर जो है आपका यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको भग्नाशा आती रहती है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप जो है दुखी होते रहते हो, दुश्चिंता होती रहती है, द्वंद्व होता रहता है और आप जो है दबाव में आते हो। तो ये सभी परिस्थितियाँ जो हैं आपकी जो है समायोजन को जन्म देती है। तो आप समायोजन किस प्रकार से करोगे, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसे हम समायोजन तंत्र कहेंगे, जिसमें आप इन सभी समस्याओं का समायोजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मनोविज्ञान में समायोजन के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें समायोजन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रकार के उपाय होते हैं जिनमें आप जो है उन समस्याओं के प्रति अपने आप को समायोजित करते हो। तो कौन कौन से 4 प्रकार है समायोजन के, तो यहाँ पर बता देता हूँ। प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय, ये सभी जो हैं आपके समायोजन के जो है यहाँ पर बता देता हूँ उपाय हैं। तो प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय, आक्रामक उपाय, 4 प्रकार के उपाय होते हैं जिसमें आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, आक्रामक उपाय और जो है यहाँ पर क्षतिपूरक उपाय। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं। तो वे उपाय जब एक व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो वह दूसरे व्यक्तियों को नहीं बताने के बाद भी उनको आसानी से पता लग जाता है।
तो प्रत्यक्ष उपाय का मतलब एक व्यक्ति अपने जो है इनका उपयोग करता है और दूसरे व्यक्ति से छिप कर के वो जो है इनका काम इन परिस्थितियों को जो है निपटने की कोशिश करेगा, लेकिन व्यक्तियों को आसानी से उसका पता चल जाता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, प्रत्यक्ष उपाय में पहला आएगा यहाँ पर बाधा का निवारण। तो बाधा निवारण जो है, जब एक व्यक्ति को जब ये लगता है कि उसके कार्य में कोई बाधा आ रही है तो वह उस बाधा को या रुकावट को दूर करने के लिए जो है जो उपाय काम में लेता है। सामान्यतः समाज के सभी लोग उनसे परिचित होते हैं। जैसे मान लो काला टीका लगाना, गले में ताबीज़ बांधना, गाड़ियों के आगे जूता लटकाना। जैसे कि आप सोचते हो कि भूत प्रेत आ जाते हैं, तो ये बाधाएं होती हैं आपके सामने। इस वजह से आप मान लो काला टीका लगा रहे हो या गले में ताबीज़ बांध रहे हो भूत प्रेतों की वजह से, या गाड़ी के आगे आप जूता लगा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी को नज़र लग जाएगी। तो मतलब इन सभी जो परिस्थितियाँ हैं, इनसे आप निपटने के लिए क्या कर रहे हो, उनके जो है उन कुछ उपाय बना कर रहे हो, उनका निवारण कर रहे हो, जिन्हें हम बाधा निवारण कहते हैं। तो ये सभी तरीका जो है प्रत्यक्ष उपाय में आएंगे। बाधा निवारण जो है ये प्रत्यक्ष उपाय होता है। दूसरा है यहाँ पर मार्ग परिवर्तन। मान लो आप जैसे आईएएस की तैयारी करते हो और आईएएस में सफल नहीं हो पाते हो, और तो आप अपना रास्ता बदल कर आरएएस की तैयारी करने लग जाते हो, तो ये हो गया मार्ग परिवर्तन। जब एक व्यक्ति जब किसी एक कार्य अथवा क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है और बार बार प्रयास करने पर भी असफल होता है, या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, तो वह किसी भी दूसरे रास्ते या तरीके को अपना करके सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, इसे ही हम जो है बता देता हूँ मार्ग परिवर्तन कहते हैं। तो मार्ग परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो स्वाध्याय से सफल नहीं हो पाने पर, मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सेल्फ स्टडी से सफल नहीं हो पाते हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आप सफल हो जाते हो। तो इसमें आपका क्या हो गया, मार्ग परिवर्तन। मतलब आप उन सभी तरीकों को अपनाओगे जिससे आपको सफलता मिले। पहले आपने सेल्फ स्टडी अपनाई लेकिन उसमें सफल नहीं हुए, तो आपने मार्ग बदल दिया, कोचिंग ज्वाइन कर ली। अगला है यहाँ पर, मान लो शिक्षक भर्ती में आप असफल होते हो, तो आप पटवारी भर्ती में जो है तैयारी कर लेते हो और उसमें सफल हो जाते हो, तो उससे ही आपको मानसिक संतोष हो जाता है। मतलब आपने मार्ग बदल लिया। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, मार्ग परिवर्तन। तो ये हो गया यहाँ पर प्रत्यक्ष उपाय। तो प्रत्यक्ष उपाय में मैंने सबसे पहले आपको 2 उपाय बताए हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने। बाधा निवारण, कोई बाधा आती है तो आप उसका निवारण करते हो। मार्ग परिवर्तन, कोई समस्या आती है तो आप मार्ग परिवर्तन कर लेते हो। लक्ष्य प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर प्रयास करता है परंतु उसमें वह बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है, तो वह अपने लक्ष्य को बदलकर छोटा कर लेता है तथा छोटे लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इसे हम लक्ष्य प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो एक प्रतियोगी आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस में सफल नहीं हो पाता है, तो आरएएस की जो है वो तैयारी करने लग जाता है। तो ये हो गया दोस्तों लक्ष्य प्रतिस्थापन। लेकिन मैंने आपको पहले वाले में एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसमें ध्यान रखना है आपको, उसमें भी ये एग्जाम्पल लागू हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मार्ग बदला जा रहा था। पहले आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, बाद में आप आरएएस की करने लग गए, तो उसमें भी मार्ग परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसको आप लक्ष्य प्रतिस्थापन में ज़्यादा मानें, ठीक है। तो ये उदाहरण लक्ष्य प्रतिस्थापन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि इसमें लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो रहा है, उसमें मार्ग परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम आईएएस और आरएएस को प्रशासनिक सेवा मान लेते हैं, इस वजह से इसको हम जो है एक ही प्रकार की सेवा मानने की वजह से यहाँ पर लक्ष्य प्रतिस्थापन में ज़्यादा सूटेबल इसको मानते हैं। क्योंकि मार्ग परिवर्तन में तो जैसे शिक्षक से किस पे आ गए, दूसरे पटवारी भर्ती पर आए थे, उसमें क्या था, विभाग ही बदल गए उनके, तो इस वजह से उसको हमने क्या माना, उसको माना मार्ग परिवर्तन। क्योंकि शिक्षा विभाग में से किस विभाग में चला गया, प्रशासनिक अर्थात जो पटवारी भर्ती वाला विभाग जो है उसमें चला गया। तो लक्ष्य प्रतिस्थापन में आईएएस से आरएएस की तैयारी करने लगे, मतलब विभाग सेम ही है, प्रशासनिक विभाग है। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर लक्ष्य का प्रतिस्थापन ज़्यादा सूटेबल है। जैसे मान लो प्रथम श्रेणी शिक्षक नहीं बनते हो, तो आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनकर संतोष कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके लक्ष्य बदल रहा है, लेकिन विभाग सेम है। यहाँ पर जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करी या फर्स्ट ग्रेड की करी, उसमें सफल नहीं हो तो थर्ड ग्रेड की करके सफल हो गए। तो यहाँ पर लक्ष्य का प्रतिस्थापन किया गया, पहला मार्ग परिवर्तन था। और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मार्ग परिवर्तन से पहले यहाँ पर बताया मैंने आपको बाधा निवारण। तो प्रत्यक्ष उपायों में बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, और अगला है यहाँ पर निष्कर्ष या निर्णय। तो चौथा यहाँ पर है निष्कर्ष या निर्णय। इसमें क्या होता है, यह उपाय एक व्यक्ति केवल उसी समय काम में लेता है जब उसके समक्ष दोहरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, अर्थात वह किसी द्वंद्व में फंस जाता है जिससे मानसिक संघर्ष व्यक्ति के पैदा हो जाता है। जैसे कि मान लो कहावत है कि इधर गए तो कुआं, उधर गए तो खाई, मतलब दोनों साइड में आप मुसीबत है आपके, तो उसमें आप कोई उचित निर्णय लेना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या निर्णय लोगे, तो
तो इसे ही आप निष्कर्ष या निर्णय कह सकते हो। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कि मान लो राम को शिक्षक भर्ती और पटवारी भर्ती की परीक्षा के लिए एक ही तिथि आवंटित हो जाए, एक ही डेट में, सेम डेट में परीक्षा हो जाए, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि शिक्षक भर्ती का पेपर देना है या पटवारी भर्ती का। तो इसे हम निष्कर्ष या निर्णय कहते हैं। तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष उपाय होता है। जब आपके सामने कोई परिस्थिति होती है तो आपको उसी समय उस परिस्थिति का जो है कोई समायोजन करना होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष उपाय 4 प्रकार के हो गए। यहाँ पर एक तो जो है आपका मार्ग परिवर्तन हो गया, लक्ष्य प्रतिस्थापन हो गया, और आपका जो है यहाँ पर बाधा निवारण हो गया। तो 4 प्रकार के हो गए यहाँ पर, बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन और निष्कर्ष या निर्णय। तो ये 4 प्रकार के आपके प्रत्यक्ष उपाय हो गए। अगले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष उपाय, समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं दमन। जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर समायोजन कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? दमन। तो इसको आप जानते होंगे, बहुत ही सरल शब्द है। दमन का मतलब किसी चीज़ का दबाव। तो आप अपनी इच्छाओं को दबा करके ही समायोजन कर लेते हो। मान लो आपने RAS की तैयारी करी, आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपने संतोष कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं खेती कर लूँगा। तो ये हो गया आपका दमन। अगला नकारना। कोई भी व्यक्ति जब स्वयं अपने आप को किसी कार्य, वस्तु या पद के योग्य नहीं मानता तो उसे नकार कर समायोजन कर लेता है। मान लो आप सोच रहे हो कि मैं जो है मुझे कोई भर्ती में नहीं लगना है, लैब असिस्टेंट नहीं बनना है या RAS नहीं बनना है, तो आप उस भर्ती को नकार रहे हो और नकार करके अपने आप को समायोजित कर रहे हो, तो इसे नकारना कहेंगे हम। इससे आप समायोजन कर रहे हो अपना खुद का। अगली हम बात करते हैं शोधन या मार्गांतीकरण या शुद्धिकरण या फिर उदात्तीकरण। शोधन, मार्गांतीकरण या फिर शुद्धिकरण या उदात्तीकरण। इसमें क्या होता है कि समाज में प्रचलित परंपरा एवं व्यवहार जब व्यक्ति को पसंद नहीं आता है तो उसमें बदलाव कर जो है नवीन परंपराएं स्थापित कर लेते हैं। तो इसे हम शोधन, मार्गांतीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, समाज में कुछ पुरानी परंपराएं चलती हैं और जो व्यवहार समाज में चलते हैं वो यदि हमको पसंद नहीं आते तो हम क्या कर लेते हैं, उनको बदल करके नई परंपराएं स्थापित कर लेते हैं। तो यही हो गया शोधन या शुद्धिकरण करना, उदात्तीकरण करना। अगला उपाय अप्रत्यक्ष उपायों में प्रत्यावर्तन अर्थात प्रतिगमन के नाम से वैसे हम जानते हैं। वर्तमान की परेशानी के कारण दुखी व्यक्ति भूतकाल में जाकर व्यवहार करता है, जैसे कि कष्ट के समय एक वयस्क व्यक्ति भी बालक की तरह रोने लगता है। मतलब जब कोई ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति फंस जाता है तो व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी भी जो है बच्चों की तरह रोने लग जाता है। तो उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन कहते हैं। मान लो वर्तमान में उसको कोई बड़ी परेशानी आ गई और व्यक्ति ज़्यादा दुखी हो गया, भूतकाल की बातों को याद करके बार बार जो है रो रहा है, तो इससे आपको पता चल गया कि प्रत्यावर्तन हो गया, अर्थात प्रतिगमन हो गया। पुरानी बातों को याद करके रो रहा है ना, तो प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन उसको कहेंगे। पहला था प्रत्यावर्तन या फिर प्रतिगमन। तो यहाँ पर है प्रत्यागमन, ये ध्यान रखना। वहाँ पर प्रतिगमन था, यहाँ पर प्रत्यागमन, वहाँ पर प्रत्यावर्तन था। ठीक है, तो प्रत्यागमन या फिर पृथक्करण या फिर पलायन। तो प्रत्यागमन को हम क्या कहते हैं? पलायन भी कह देते हैं, पृथक्करण भी कहते हैं। तो पलायन शब्द आपने सुना होगा, एक स्थान छोड़कर जब व्यक्ति दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यागमन या फिर पलायन या पृथक्करण कहते हैं। मान लो जैसे गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? पलायन या प्रत्यागमन या पृथक्करण कहलाता है। अगला है यहाँ पर आत्मीकरण या फिर तादातीकरण। ये भी अप्रत्यक्ष उपायों में आता है। आत्मीकरण या तादातीकरण मतलब जब एक व्यक्ति जब किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़कर बताना शुरू कर देता है जो एक क्षेत्र में तो असफल था परंतु दूसरे में बहुत अधिक सफल होता है। जैसे मान लो आप RAS की तैयारी कर रहे हो, RAS में सफल नहीं हो पाते हो, तो आप सोचते हो कि मेरे जैसे जो काफ़ी बच्चे हो बिजनेस करके जो है बड़े आदमी बन गए। तो यहाँ पर जो है ये विचार आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आप उस चीज़ में असफल हुए हो, इस वजह से आप बहाना बनाकर दूसरे क्षेत्र की बातें कर रहे हो, अपनी उस चीज़ को दबा रहे हो, अपनी असफलताओं को दबा रहे हो। तो यहाँ पर आत्मीकरण या तादातीकरण का मतलब एक व्यक्ति जब किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ता है कि मतलब जो व्यक्ति पहले तो कोई पढ़ाई में असफल रहा हो या फिर उस क्षेत्र में असफल रहा हो जिसमें खुद वो असफल रहा है परंतु दूसरे में बहुत ज़्यादा सफल रहा हो। जैसे एक पढ़ाई में कमज़ोर बालक अपने आप को सचिन तेंदुलकर से जोड़कर बताता है कि सचिन तेंदुलकर भी तो कमज़ोर था पढ़ाई में, लेकिन वो बड़ा आदमी बन गया, क्रिकेटर बन गया। तो ऐसे वो जोड़कर बात करेगा। तो इसमें आत्मीकरण जो है आदर्श मानने का भाव की वजह से इसको आत्मीकरण भी हम कह देते हैं। इसमें व्यक्ति अपने आप को आदर्श मानता है। तो ये आपके जो है चल रहे हैं अप्रत्यक्ष उपाय। अगला है यहाँ पर प्रक्षेपण मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देता है, जैसे नाथ न जाने आंगन टेढ़ा। मान लो आप पर नाचना नहीं आता है तो आप आंगन को दोष देने लग जाते हो, तो इसे हम कहते हैं प्रक्षेपण या प्रक्षेप लगाना। तो प्रक्षेपण का मतलब जब एक व्यक्ति अपनी गलती दूसरे पर मढ़ देता है तो इसे हम क्या कहते हैं?
प्रक्षेपण, ये अप्रत्यक्ष उपाय हो जाता है। अगला है यहाँ पर औचित्य स्थापन या युक्तिकरण। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, जब कोई भी व्यक्ति अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रयास में जो है संबंधित वस्तु या पद या कार्य में ही खोट निकाल दे या कमी बताकर समायोजन कर लेता है। खोट का मतलब होता है दोस्तों दोष निकालना। खोट का मतलब दोष, भरतपुरी भाषा में खोट का मतलब दोष होता है। तो लोमड़ी के खट्टे अंगूर, जैसे लोमड़ी कहती है कि उसको अंगूर जब मिलते नहीं हैं, तो आपने लोमड़ी के खट्टे अंगूरों वाली कहानी सुनी होगी। जब लोमड़ी जो है उन अंगूरों को तोड़ नहीं पाती है तो उनको खट्टे बताती है। तो यहाँ पर यही बताया गया औचित्य स्थापन या युक्तिकरण में, जब एक व्यक्ति जो है अपने मान सम्मान को बनाए रखने के प्रयास में संबंधित वस्तु या पद या कार्य में ही खोट निकाल दे, कमी बता करके अपने आप को समायोजित कर ले, तो इसे हम औचित्य स्थापन या युक्तिकरण कहते हैं। मान लो उस चीज़ को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ में ही खोट निकाल देगा और अपने आप को समायोजित कर लेगा। इसको हम औचित्य स्थापन या युक्तिकरण कह देते हैं। अगला है यहाँ पर विस्थापन। विस्थापन का मतलब जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो जाए तो कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, यानी मानसिक दूरियां बना लेते हैं। तो इसको हम विस्थापन का मतलब एक तरह से दूरियां बनाना। जो व्यक्ति में मान लो दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है और वो बोलना बंद कर दें, कुछ दिनों में बाद जो है वो दूरी बनाने लग जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अध्यारोपण का मतलब होता है यहाँ पर जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत अधिक स्नेह रखता है तो उसकी याद में उसकी अनुपस्थिति के समय उसकी वस्तुओं के साथ प्रेम को दर्शाता है। मतलब अन्यारोपण का मतलब जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम रखता है और जब वो वहाँ पर उसके पास नहीं होता है तो उसकी याद में जो है उसकी वस्तुओं के साथ वो प्यार प्रेम दर्शाता है, तो इसे हम अन्यारोपण कहते हैं। अगला है यहाँ पर प्रतिक्रिया निर्माण या फिर मनोरंजन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक व्यवहार से हट करके जब दिखावटी व्यवहार करता है तो वह मनोरंजन कहलाता है। जैसे बगुला भक्त होना, मान लो आप जो है किसी व्यक्ति के साथ एक तरह से दिखावटी व्यवहार कर रहे हो, उसके साथ भी रह रहे हो लेकिन उसके साथ झूठा ढोंग ढकोसला कर रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस प्रकार का दिखावटीपन करेगा व्यक्ति, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम मनोरंजन कह देते हैं। इसी को प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरंजन के नाम से जानते हैं। एक तरह से बगुला भक्त होना मतलब अंधा भक्त होना। अगला है यहाँ पर बगुला भक्त का मतलब एक तरह से धोखेबाज मित्र होना। अगला है यहाँ पर दिखावट दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब कोई व्यक्ति जो है कोरी कल्पनाएं करे, दिन में सपने देखे। दिवा स्वप्न का मतलब, दिवा का मतलब होता है दिन और स्वप्न का मतलब सपने देखना। मतलब व्यक्ति दिन में सपने देखेगा। मतलब जब किसी पद या वस्तु को प्राप्त करना संभव नहीं होता है तो व्यक्ति उसकी कल्पना मात्र करते ही आनंद की अनुभूति कर लेता है। मतलब उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता लेकिन कल्पना कर करके उस चीज़ को आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो ये आपके 12 क्या हो गए यहाँ पर अप्रत्यक्ष उपाय हो गए। तो एक बार आपको फिर से इनका नाम बता देता हूँ। समायोजन के प्रकार चल रहे हैं यहाँ पर, समायोजन तंत्र के कितने उपाय हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले बताए समायोजन तंत्र के 4 उपाय बताए थे, प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय और यहाँ पर क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। पहले मैंने बात करी है प्रत्यक्ष उपायों की। प्रत्यक्ष उपाय जो थे उनमें मैंने आपको 4 प्रकार बताए। एक तो बताया मैंने आपको यहाँ पर बाधा निवारण, दूसरा मार्ग परिवर्तन, तीसरा यहाँ पर बताया लक्ष्य प्रतिस्थापन, चौथा निष्कर्ष या निर्णय। अप्रत्यक्ष उपाय 12 प्रकार बताए मैंने आपको। दमन करना, किसी चीज़ को नकार करके समायोजन करना, शोधन, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण या उदातीकरण करना, और यहाँ पर प्रत्यावर्तन या फिर प्रतिगमन करना। जैसे मान लो कोई कष्ट आता है तो आप रोने लग जाते हो बालकों की तरह, तो ये प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन हो गया। प्रत्यागमन पहले था प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, यहाँ पर है प्रत्यागमन या फिर जो है पृथक्करण या पलायन, तो इसमें व्यक्ति पलायन करेगा। आत्मीकरण या तादातीकरण, इसमें व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ेगा जो सफल हो गया हो और पहले जो है उस क्षेत्र में दूसरे में असफल रहा हो। तो आत्मीकरण या तादातीकरण। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर मंडना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, दूसरी वस्तुओं में खोट निकाल करके अपने आप को समायोजित करना औचित्य स्थापन या युक्तिकरण कहलाता है। विस्थापन का मतलब जो होता है यहाँ पर दो व्यक्तियों में झगड़ा होने पर वो दूरियां बना लेते हैं, इसे विस्थापन कहेंगे। अन्यारोपण का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी चीज़ से प्रेम करता है और वो चीज़ उसके पास नहीं होती है तो उसकी अन्य वस्तुओं के साथ प्रेम करने को दर्शाएगा, तो अन्यारोपण। प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरचन का मतलब कोई व्यक्ति अपने मौलिक व्यवहार से हटकर दिखावटी व्यवहार करे तो उसे मनोरचन या प्रतिक्रिया निर्माण कहेंगे। दिवा स्वप्न का मतलब कोई चीज़ को जब व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता तो दिन में सपने देखकर कल्पना करके ही आनंद की अनुभूति कर लेता है, तो इसको हम दिवा स्वप्न बोलेंगे। तो ये 12 आपके अप्रत्यक्ष उपाय हो गए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे क्षतिपूरक उपायों की। तो समायोजन तंत्र के क्षतिपूरक उपाय कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पर बात करता हूँ क्षतिपूरक उपाय जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय और दूसरे हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय का मतलब होता है जब जिस क्षेत्र की कमी होती है उसी क्षेत्र से पूरा करना। जैसे कि मान लो गणित में कमज़ोर बालक गणित में ही अच्छी मेहनत करके आवश्यक अंक प्राप्त कर ले। मतलब गणित में कोई कमज़ोर बालक है और गणित में मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर ले, जितनी ज़रूरत है इतने तो कम से कम प्राप्त कर ले, तो इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष उपाय। मतलब उसी वस्तु का जो है प्रत्यक्ष रूप से उसने उपाय कर लिया। जैसे गणित का उपाय गणित से ही किया उसने, तो ये प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय हो गया। अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक का मतलब जब एक क्षेत्र की कमी किसी अन्य क्षेत्र से पूरा कर दे। जैसे गणित में कमज़ोर बालक अंग्रेजी में अच्छे नंबर ले आए तो उसमें जो है औसत आवश्यक अंक प्राप्त कर लेगा, तो इसे हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक। तो वो था प्रत्यक्ष, जिसमें उसी विषय को दोबारा से उसने प्राप्त किया था, तो प्रत्यक्ष क्षतिपूरक, और दूसरा था अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय। लास्ट आपका उपाय बचा है समायोजन तंत्र में आवश्यक उपाय। तो इसे आवश्यक उपाय या आक्रामक उपाय के नाम से भी हम जानते हैं। तो आक्रामक उपाय जो है ये 2 प्रकार का होगा, प्रत्यक्ष आक्रामक और अप्रत्यक्ष आक्रामक। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय जो है यहाँ पर जिस परिस्थिति ने जो है क्रोध दिलवाया उसी पर क्रोध को उतार कर शांत कर लेना। मान लो जिस चीज़ से आपको क्रोध आया और उसी व्यक्ति पर आपने क्रोध उतार लिया, तो उसको कहेंगे उस समय प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय का मतलब मान लो जिस परिस्थिति के कारण क्रोध पैदा होता है तो उसका मुकाबला नहीं कर पाने के बाद किसी दूसरी परिस्थिति पर, जैसे मान लो किसी बलवान व्यक्ति से आप झगड़ा कर लेते हो और उस पर अपना क्रोध नहीं उतार पाते हो, तो आप किसी कमज़ोर पर क्रोध उतार रहे हो, तो इसको बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो साथियों ये आपके जो हो गए 4 प्रकार के उपाय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। क्षतिपूरक उपाय भी 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक। आवश्यक या आक्रामक उपाय 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष आक्रामक, अप्रत्यक्ष आक्रामक। और साथियों आपका समायोजन चैप्टर जो है पूर्ण रूप से आज कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। स्किनर ने क्या बताया था समायोजन के बारे में कि समायोजन क्या एक अधिगम प्रक्रिया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इनकी परिभाषा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपसे परिभाषाएँ पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है ये समायोजन, तो इसके बारे में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनने नहीं है। तो 2-3 बातें इसकी जो याद आपको रखनी है समायोजन में कौन कौन सी हैं, तो दो तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक तो स्किनर की परिभाषा, एक बोरिंग या लेग फील्ड या बेल्ट की परिभाषा। ठीक है, स्किनर ने क्या बताया कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, जबकि बोरिंग, लेग फील्ड और बेल्ट ने क्या बताया, बोरिंग, लेग फील्ड, लेग पीस नहीं है, ध्यान रखना लेग फील्ड है। तो बोरिंग, लेग फील्ड और बेल्ट ने क्या बताया कि जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता एवं आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के साथ सामंजस्य कर ले, मतलब व्यक्ति की आवश्यकता और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में जो बाधा आ रही है उनके साथ वो एडजस्टमेंट कर लेता है, तो इसे हम समायोजन कहेंगे। तो ये बोरिंग, लेग फील्ड और बेल्ट की परिभाषा है। तो 2 परिभाषाएं इसमें आपको याद रखनी है, स्किनर, बोरिंग, बेल्ट और लेग फील्ड की। तो ये साथियों आपका पूरा टॉपिक समायोजन कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी गाइड को ला करके किसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी जो है आप मॉडल पेपर ला करके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से ही आपका दिमाग अच्छी तरह से खुलता है और आप एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे। धन्यवाद।